Dear students, welcome all of you in Electrical Simplified channel by Dr. Chanda Rani. Okay? बच्चों आज का ये टॉपिक है सिंगल फेज एसी सर्किट. ओके, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे हाउ वेवफॉर्म ऑफ सिंगल फेज इज जनरेटेड. ओके, हाउ सिंगल फेज वोल्टेज इज जनरेटेड. ओके, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट व्हेन RLC series circuit is connected to the single phase AC supply. Okay, the what is the response of the total response of circuit, that is means Z क्या होगा, cos phi क्या होगा, करंट में इम्पैक्ट क्या होगा, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली कैपेसिटिव है. अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को. ओके, and this diagram is showing the Faraday's law of electromagnetic induction. Through this law, EMF waveform is generated. This sinusoidal waveform is showing in this circuit. Okay, so that's why हर एक इंस्टेंट पे एक कोई ना कोई, अगर वोल्टेज की लेते तो V1 V2 V3 और करंट की लेते हैं तो I1 I2 I3 अप टू nth रहेगा. दिस शोज द पॉजिटिव साइकिल, दिस शोज नेगेटिव साइकिल. दैट्स वाई देयर इज अ क्वेश्चन विच वैल्यू इज टेकन फॉर द कंसिडरेशन. वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. ओके, तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ क्या होती है, हर एक इंस्टेंट पे आने वाली टाइम पीरियड के हर एक इंस्टेंट पे आने वाली करंट की वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं. और दैट इज शोन बाय I इज इक्वल टू I मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड करंट का इक्वेशन होगा इंस्टेंटेनियस का V मैक्स साइन ओमेगा टी. ओके, अब ये आता है कि हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू तो मिल रही है, बट विच वैल्यू इज टेकन फॉर द कंसिडरेशन. दैट्स वाई हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, या तो करंट की या तो वोल्टेज की. दोनों मीन्स वोल्टेज जहाँ है AC, वह करंट भी AC होगा और पावर भी AC होगी. तो तीनों पैरामीटर्स क्या क्या होंगे ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे. I average means all the, it is the mean value of all instantaneous value, and finally integrate करते हैं 0 to pi पे. पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर वैल्यू हमने 240 ली, नेगेटिव हाफ साइकिल की 240 है, दैट इज प्लस माइनस इट विल बी एडिशन उनकी दोनों की 0 हो जाएगी. दैट्स वाई वी आर टेकिंग दैट इंटीग्रेशन फॉर 0 to pi पे हम इंटीग्रेट करते हैं एक इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर वैल्यू पे, और वहाँ से हम I एवरेज निकालते हैं. तो दैट इज 0.637 I मैक्स आएगा. और IRMS क्या करेंगे, इस साइनसॉइडल वेवफॉर्म को हम स्क्वायर कर लेंगे. ओके, तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा आंसर स्क्वायर में I मैक्स स्क्वायर. ओके, तो उसको हम साइन स्क्वायर आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे 0 to pi, तो हमारा आंसर आएगा I मैक्स बाई √2. दीज टू वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज I एवरेज 0.637 I मैक्स एंड IRMS इज इक्वल टू I मैक्स बाई √2. सिमिलरली इन केस ऑफ वोल्टेज. ओके, अब आते हैं कि ये RLC सर्किट पे क्या इम्पैक्ट करता है. ओके, तो वोल्टेज इज अ ड्राइविंग फोर्स, दैट इज E मैक्स साइन ओमेगा टी बच्चों. ओके, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R होगा, तो मैक्सिमम करंट बाई रेजिस्टेंस. ओके, तो इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, दिस शोइंग द रेजिस्टिव सर्किट का है. अगर L और C हैं तो इन केस में क्या होगा, L एंड C का इम्पैक्ट क्या है, तो L का जो L इज़ द यूनिट ऑफ L इज़ हेनरी. ओके, और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है, बट सिंगल फेज AC सप्लाई अप्लाई करने की वजह से उसमें जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा उसको हम कहते हैं XL. और XL ये क्या है, ओमेगा L से शो करते हैं. XL इज़ अ इंडक्टिव रिएक्टेंस. इन केस ऑफ कैपेसिटर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट वहाँ पे XC जनरेट होगा, और XC इज़ अ ओहमिक ड्रॉप ऑफ अ कैपेसिटेंस. ओके, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. आगे जाते हैं हम लोग कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो प्योरली रेजिस्टिव में क्या इम्पैक्ट होगा. अगर वोल्टेज है तो साइनसॉइडल फॉर्म में, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स E मैक्स साइन ओमेगा टी, तो E बाई R. ओके, तो वोल्टेज और करंट के बीच क्या हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज की वेवफॉर्म हमारी 0 से शुरू हुई, करंट की भी हमारी 0 से होके दोनों साथ में, मीन्स साथ में मैक्सिमम पे जाएंगे और साथ में मिनिमम पे आएंगे. दैट मीन्स देयर इज नो एनी फेज एंगल, मीन्स फाई कितना होगा, 0 हो गया. ओके, दैट्स वाई जो कॉस फाई होता है पावर फैक्टर ये हमारा इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कॉस फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. दैट इज अ यूनिटी. ओके, वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे. आगे आते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा. तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होगा वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल प्लस 90 रहेगा. लीडिंग रोल में 90 पर्टिकुलर एंगल पे वो शो करेगा. ओके, तो 5
लीड्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री रहेगा। ओके, एक्स सी हमने फाइंड आउट किया ही था, एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c। ओके, इन प्योरली कैपेसिटिव। अब क्या हो गया, प्योरली कैपेसिटिव में पावर तो कितनी होगी, सपोज ये है तो +90, हम लीड मान रहे हैं तो करंट हमारा ऊपर से π/2 पे आ गया। इस केस में हम पावर क्या करेंगे, वोल्टेज यहाँ से इतने डिस्टेंस पे पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर हमारी इनिशियली इस तरीके से, तो ये तो वेवफॉर्म के थ्रू है। फॉर 90 डिग्री में क्या होगा, cos 90 हमारा आएगा 0, तो ये पावर जो होगी इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटर पावर एब्जॉर्ब इज ये 0 शो करेगी। ओके, पावर कैपेसिटिव में क्या होगी, इंडक्टिव में भी। अब इंडक्टिव में देखते हैं सिमिलरली वो एंगल जो होगा, मीन्स जैसे यहाँ सारे इक्वेशंस लिखे हैं, ये तो बहुत सारे अभी कैलकुलेशंस आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये फॉर्मूलेज बेसिक है। VL मीन्स क्या है, LdI/dt, तो हम क्या कहते हैं, वोल्टेज का इक्वेशन Emax sin ωt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब हम करंट पे आते हैं, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो I/I इज इक्वल टू V/R करके हम Emax मीन्स ωL साइन ऑफ ωt -90 करेंगे। -90 हमारा वैल्यू आंसर है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमारा एंगल होगा, लैग करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री से। अब आता है कि एक RLC सीरीज सर्किट है, मीन्स कंबाइन, नॉट ओनली द प्योरली मीन्स सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रहे, इंडक्टर लगा, कैपेसिटर लगा। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि RLC तीनों लगा है, उस केस में क्या होगा, तो जो सब्सटीट्यूट है Imax sin ωt -5y, उसका हम अगर इंटीग्रेट करते तो कॉस हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग तीनों को ऐड करते हैं तो LdI/dt + RI + Q/C या और हमारा वोल्टेज मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू हम लोग अगर आते हैं तो इस फॉर्म को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो जो sin ωt -5 इज इक्वल टू क्या होगा, sin A cos B माइनस cos है sin B, और cos ωt को हम रिप्रेजेंट करेंगे cos ωt cos phi + sin ωt sin phi। ओके, ये हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़ चुके हैं बच्चों, सारे आप लोग पढ़ चुके हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली अगर हमें समराइज फाइंड करना है कि कोई भी cos कंपोनेंट है, कोई भी अगर sin कंपोनेंट है, मीन्स क्वांटिटीज़ दी है, 2 और मोर एडिशन ऑफ द क्वांटिटीज़। ओके, आपने ट्यूट हमारी सॉल्व की है, तो ट्यूट में हमारा ट्यूट में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को ये फॉर्मूलेज का यूज़ होता है। सपोज हमारा I1 दिया है 7 sin ωt और I2 दिया है, मीन्स 2 क्वांटिटीज़ दी है 8 sin ωt + 5 है, तो इसको क्या करेंगे, 7 sin ωt और 8 sin ωt + 5 मीन्स कोई एंगल दिया हुआ है, इनको ऐड कर लेंगे और sin A + B और cos A sin A -5 मीन्स sin ωt cos phi - cos ωt, ये वाले फॉर्मूलेज लगाकर हम sin कंपोनेंट ऐड करेंगे, cos सम कंपोनेंट ऐड करके फाइंड करेंगे। दैट मीन्स हम क्या मिलेगा यहाँ पे A + JB के फॉर्म में मिलेगा, मीन्स A इज़ आपका रियल पार्ट हो गया और B इज़ इमेजनरी पार्ट हो गया। इसी को अगर हम अपने फॉर्म में लेते हैं तो Z निकल आता है, Z मीन्स R + JX के फॉर्म में है, तो दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजनरी पार्ट। ओके, ये टर्म्स हमारे शो करते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। आगे आते हैं कि RLC सीरीज सर्किट में हमें अगर R दिया है, L दिया है, C दिया है, तो टोटल रिस्पॉन्स क्या होगा और उसे क्या कहते हैं। ओके, तो XL क्या है, ωL होता है। ओके, दैट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं बच्चों। ओके, तो इसका ओहम मीन्स L का यूनिट तो हेनरी है, अगर मिली हेनरी दिया है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से। आगे जाके उसका यूनिट भी समझ लीजिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट है ओहम, तो ओहमिक ड्रॉप निकल आएगा। ओके, XC का क्या है 1/ωc, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, ये भी इसका यूनिट ओहम है। और Z क्या है, तो RLC जब लगा हुआ है तो टोटल रिस्पॉन्स है, दैट इज ओहमिक रिस्पॉन्स ऑफ द टोटल सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्पीडेंस, एंड इम्पीडेंस इज √R² + XL - XC²। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है कि अगर RLC सीरीज सर्किट के हम न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले XL फाइंड करेंगे, XC करेंगे, फिर Z निकालेंगे। ओके, और अकॉर्डिंग टू द फाई और बाकी डेटा निकालेंगे। आगे जाते हैं RLC सीरीज सर्किट में क्या क्या निकालना है। यही सर्किट है कि एक RLC इस तरीके से है, साइनसॉइडल वोल्टेज लगाया है, अकॉर्डिंग टू दैट हम करंट निकालते हैं E/Z, तो बाकी का डेटा हमें निकालना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट XL फाइंड करेंगे, XL इज ωL, ओमेगा इज 2πfL। ओके, X इज 1 अपॉन, यहाँ याद रख लीजिए XC
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। z फाइंड आउट करेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए, ओके, फिर इसमें आर स्क्वायर ऐड कर लीजिए। ये कैलकुलेशंस हमें कैलकुलेटर पे बहुत ईजिली करने आना चाहिए बच्चों, ओके। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगर एक्सेल इज ग्रेटर, एक्सेल और एक्सी में अगर एक्सेल ग्रेटर है तो पावर फैक्टर हमारा जो है लैग करेगा, और एक्सी अगर ग्रेटर है मीन्स कैपेसिटिव कंपोनेंट्स एडेड इन अ सर्किट अगर मोर है तो हमारा पावर फैक्टर लीड करेगा, वोल्टेज और करंट लीड हो जाएगा, मीन्स वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं। तो अब एक बात आती है कि वोल्टेज और करंट में कौन किसको रेफरेंस मानेंगे। इन अ सीरीज सर्किट करंट इज अ कॉमन क्वांटिटी, दैट्स वाई करंट इज अ टेकन एज अ रेफरेंस क्वांटिटी। ये हम लोगों ने कर चुके हैं बच्चों। आगे जाते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ अ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या है और किसे रिएक्टेंस कहते हैं। पहले तो दिस रिएक्टेंस इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस दैट इज एक्सी, बताया जाए 1/ωc, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक्सएल और एक्सी, तो ये आर हो गया, ओके। आगे जाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पीडेंस ट्रायंगल, ओके। तो दिस साइड शोज द आर, वर्टिकल साइड एक्सएल माइनस एक्सी एंगल है, और रिजल्टेंट इज जेड, दिस रिप्रेजेंट द पाइथागोरस ट्रायंगल, एंड अकॉर्डिंग फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द tan phi, sin phi, cos phi, ओके। एंड अकॉर्डिंग हमें फाई की ज़रूरत पड़ती है, तो डायरेक्टली हमारे पास z हम फाइंड करेंगे, इम्पीडेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर, इसमें से अगर एक कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम r निकालते हैं, cos phi इज इक्वल टू r बाई z, तो r क्या बना बच्चों, z इंटू cos phi, अगर नहीं दिया है तो, या तो डायरेक्टली 2-3 टाइप के उदाहरण आते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। r निकल आएगा, x कैसे निकल आएगा, z इंटू साइन फाई, ओके। ये साइन फाई है, यहाँ पे हमें z की मीन्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई जेड करोगे, या तो हम tan फाई भी ले सकते हैं x बाई आर से, ओके। सिमिलरली दिस इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग द cos phi r वैल्यूज़, ओके। आगे जाते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें इस टेबल में जो वैल्यूज़ दी हैं, तो प्योरली रेजिस्टिव में हमारा एंगल जो होगा फाई 0 रहेगा, प्योरली कैपेसिटिव में नोटेशंस जो भी बताए गए हैं किसी किसी बुक में या किसी जगह पे, जो हम प्योरली कैपेसिटिव में हम प्लस लेते हैं, ओके बच्चों, ये प्लस साइन 90 डिग्री, प्योरली इंडक्टिव में ये माइनस होगा, ओके। और रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव में जो हमारा है नेगेटिव बिटवीन, ये तो पॉजिटिव रहेगा एंगल 0 टू पॉजिटिव, कैपेसिटिव में पॉजिटिव और इंडक्टिव में हम लोग निगेटिव लेंगे, ओके। ये हमने क्लास में लिया है, लेकिन अगर आप वेरियस बुक्स रेफ़र करते हैं उसमें प्लस माइनस चेंजेस होंगे, बट कंसीडर अकॉर्डिंगली, ओके। यहाँ पे भी इस टेबल में इसी तरीके से दिया हुआ है। जब भी एक्सएल और एक्सी को निगेटिव पॉजिटिव कर लोगे, लेकिन स्क्वायर में वो माइनस को पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इसमें आपको सर्किट में दिया हुआ है कि फॉर इंडक्टर हायर फ्रिक्वेंसी गिव्स द हायर रिएक्टेंसेस, देयरफॉर हायर रिएक्टेंस होगा तो क्या होगा, करंट हमारा कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आते हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन दिस सर्किट एक ड्राइविंग ईएमएफ दिया है और करंट दिया है, और टाइम के अकॉर्डिंग उसका रिस्पांस ड्रॉ करना है। लीडिंग में क्या होगा, तो लीडिंग को हमने आपको बता दिया है कि वोल्टेज अगर रेफरेंस मानते हैं, करंट लीड हो रहा है, सपोज हमने 60 डिग्री कहा, तो करंट ऊपर के प्लेन से इस तरीके से निगेटिव में आ जाएगा, मीन्स व्हेन वोल्टेज इज 0 करंट विल स्टार्ट बिफोर दैट मीन्स करंट इज लीडिंग विथ अ फाई एंगल, और ऊपर के प्लेन में है दैट इज अ पॉजिटिव प्लेन, दैट मीन्स करंट इज अ लीडिंग। अगर सेम 60 डिग्री पे है अगर, तो करंट नीचे साइड के प्लेन से आ रहा है, तो दैट शोइंग दैट करंट इज लैगिंग टू द वोल्टेज, ओके, दिस इज शोन। अब आते हैं हम लोग इस पे कि एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आर आपको 200 ओम दिया है, सी 15 एम्पी माइक्रोफैरेड है, कपास इंडक्टर है 230 मिली हेनरी है, ओके। और मैक्सिमम वोल्टेज 36 दिया है, फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज दी है। क्लास में हम लोग 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इट डजेंट मैटर्स कि फ्रिक्वेंसी क्या है, बस पर्टिकुलर गिवन वैल्यू पे फाइंड कर लीजिए। एक्सेल निकालेंगे कैसे, 2 पाई एफ एल से 2 पाई की वैल्यू ले लीजिए 3.14, ओके। कैलकुलेशन देख लीजिए, फ्रिक्वेंसी 60 इंटू
0.23 कैसे आया, तो 230 मीन्स 230 इंटू 10⁻³ करेंगे क्योंकि मिली हेनरी को कन्वर्ट कर लीजिए। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सएल, फिर अब एक्सी की वैल्यू निकाल लीजिए 1/ωc से। तो यहाँ सी मीन्स 15 माइक्रोफैरड है, उसको कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻⁶ 1/2πfc से, तो ये 177 है। और तो Z क्या है, इम्पिडेंस निकल आएगा √R², ओके, प्लस XL माइनस XC²। तो विच वैल्यू इज ग्रेटर, तो XL से XC ग्रेटर है, दैट्स वाई पावर फैक्टर हमारा लीड फॉर्म आएगा। लेकिन वो निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड Z फाइंड करेंगे तो करंट की फॉर्मूला क्या होगा, I = V/R। तो टोटल रिस्पॉन्स हमारा Z है, तो दैट मीन्स E max by Z आ जाएगा। 36 वोल्टेज गिवन, तो 219 करेंगे तो हमारा ये करंट निकल आएगा। अब बात आती है कि मीन्स Z हमने फाइंड कर लिया, करंट फाइंड कर लिया। अब फाई की बात आती है, फाई के लिए हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करिए XL माइनस XC/R से, ओके। या तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो cos फाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, cos फाई मीन्स R/Z से, ओके। R इज गिवन, Z इज ये जो Z वैल्यू है 219 आ चुका है आपका आंसर, तो हमारा निकल आएगा ये टोटल वैल्यू ऑफ एंगल, ओके। तो करंट का इक्वेशन हमारा क्या होगा, विच वैल्यू इज लार्जर, तो XC, तो करंट हमारा लीड करेगा, दैट्स वाई इक्वेशन में हमने ये प्लस एंगल लिया है, ओके। आगे जाके हम देखते हैं रेजोनेंस सर्किट क्या है। तो रेजोनेंस सर्किट मीन्स जब XL और XC एक टाइम आएगा, मीन्स अगर RLC सीरीज सर्किट में हम वोल्टेज ऑफ फिक्स मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी क्या है वेरिएबल अप्लाई कर दी, तो ड्यू टू ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट जो इफेक्ट होगा और कैपेसिटिव सर्किट एक टाइम आएगा कि फ्रीक्वेंसी XL पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटर पे ωc पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पर्टिकुलर मीन्स वैरी हो जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पे XL और XC बराबर आ जाएंगे और उस टाइम के फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस कंडीशन इज यूजफुल फॉर द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सिग्नल सर्किट्स में यूज़ होगा। और हम रेडियो फ्रिक्वेंसी मीन्स रेडियो आप जो चलाते हो उसमें हम फ्रिक्वेंसी बैंड को सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मैचिंग करते हैं, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमारा जो चैनल सेट हो जाता है, ओके। तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मैच होगा तो आपको चैनल या आपको रेडियो ऑडियो वगैरह क्लियरली सुनाई देगा, ओके। इस कंडीशन पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्यू फैक्टर हमारा मैक्सिमम रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम ωL 1/ωc मैच हो गया और इम्पीडेंस क्या है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो है Z मिनिमम रहेगा, करंट हमारा I max रहेगा, ओके, इन केस ऑफ RLC सर्किट में। आगे जाके हम पढ़ते हैं, मिस आपके एक उदाहरण हमें बताते हैं, ओके। इसमें उदाहरण में क्या दिया है कि हमें दिया है कि कैपेसिटर के पैरामीटर C = 2.5 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर दिया है, L दिया है और V दिया है। तो हमें निकालना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लीजिए। 1/2π√LC से हमारी ये 1 अगर किलो में करते हैं तो ये आ जाएगी। तो अपर हाफ और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती है लोअर साइड की, अपर हाफ की अपर साइड की, F1 और F2 से इंडिकेट करते हैं। इस प्लॉट में मीन्स व्हाट इज अ रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व इज द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी प्लॉट और वाई एक्सिस पे हम करंट का प्लॉट लेंगे। और इसमें अगर हम रिस्पांस काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी हमें करंट की वैल्यू हमें आई मैक्स बाई √2 मिलती है, RMS मिलती है, ओके, IRMS, तो उस टाइम पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी IRMS होगी, तो वहाँ पे हमें F1 और F2 मिलेगा, ओके। इस तरीके से हमें करंट मैक्सिमम पे रीच हो रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और जिस वैल्यू पे करंट रीचेस टू IRMS बाई 2 √2 करके 2 आएगा, तो उस टाइम पे हमें पावर मिलती है हाफ, दैट्स वाई F1 और F2 को हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ओके। देन आते हैं कि ये हमारा पावर इन AC सर्किट में कैसे होगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन देख लीजिए, करंट का इक्वेशन क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू I²R कर लीजिए तो पावर आएगी। एवरेज पावर में मीन्स हमारा मैक्सिमम करंट I max है और IRMS क्या होगा, I max बाई √2। वोल्टेज के केस में क्या होगा, E max बाई √2। तो पावर के केस में क्या हुआ,
आई स्क्वायर आर हो गया, लेकिन ये आर एम एस है, तो आर एम एस मीन्स क्या हो गया, ये आई मैक्स स्क्वायर बाई √2 हो गया, √2 का स्क्वायर, तो भाई आर, तो ये हाफ ऑफ द पावर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आगे जाके देखते हैं पावर इन एसी सर्किट। ओके, तो पावर का फॉर्मूलेज, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर्स बच्चों, हमने देख ही लिया है। एक एक्टिव पावर होगी, अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम बताते हैं तो ये एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है और ये एपरेंट पावर है। ओके, ये एक्टिव पावर को हम वी आई कॉस फाई से नोट करते हैं, वी आई कॉस फाई। ओके, इसका यूनिट होगा, आप किलो में लेते हैं तो किलोवाट हो गया। रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव वास पे डिपेंड करती है, मीन्स ये जो एंगल है ये डिपेंड करेगा इस वाली साइज़ ये कम ज़्यादा कैसे होगी। तो ये क्या है, जब हम कैपेसिटिव एलिमेंट डालेंगे, ओके, तो ये हम मीन्स इंडक्टिव एलिमेंट्स, अगर इंडक्टिव लोड्स अगर मीन्स वाइंडिंग्स है, 3 फेज मोटर्स कनेक्ट होगी तो अकॉर्डिंग टू वो वाइंडिंग एक्ट होती है इंडक्टर, और आर्क फर्नेसेस हो गए और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये सारे लोड्स हमारे इंडक्टिव हैं। तो पावर को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, पावर फैक्टर जो है वो हमारा लैग करने की कोशिश करते हैं और इट क्रिएट्स अ ड्रॉबैक ऑन अ सिस्टम। ओके, तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, करंट सडन स्टार्ट्स टू इंक्रीज और आई स्क्वायर और लॉस बढ़ने लग जाता है और इफिशिएंसी आपकी डाउन होने लग जाती है। ओके, और करंट की साइज स्क्वायर प्रोपोर्शनल चला जाएगा करंट। दैट्स वाई क्या होता है, उस पावर एब्जॉर्ब हो गया है उसने, तो हमको कैपेसिटिव एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, और कैपेसिटिव एलिमेंट हम अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो वो पावर हमारा मीन्स हमारे लिए पावर